ओनली इंडक्टिव सर्किट, इसमें भी वही चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जो हमें पता ही है ऑलरेडी, विच इज़, अगर ये एल है, ओमेगा दिया हुआ है, तो पहले तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, और वो कितना होगा वो आपको पता है, ओमेगा एल होगा। ठीक है, तो अब जो करंट फ्लो करेगा इसमें, अब जो करंट इसमें फ्लो करेगा उसकी वैल्यू मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। पहले जो वोल्टेज में दिया होगा वो फेज एज इट इज लिख देना है, उसके बाद देखने की क्या फेज चेंज हो रहा है। अब देखो मैं किस चीज़ की वैल्यू लिख रहा हूँ, करंट की, तो मुझे चेक करना है करंट को क्या होगा। तो बताओ अब इंडक्टर में करंट को क्या होगा। इंडक्टर में करंट के सडन चेंज को अपोज किया जाता है, तो इसका मतलब करंट पीछे रह जाएगा। तो कितना पीछे रह जाएगा, -π/2, मतलब π/2 पीछे रह जाएगा। तो ये आ गया π/2। लो आधा काम हो गया, ये बन गई वेव की इक्वेशन। अब बचा आई नॉट। आई नॉट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन अब रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या है, एक्स एल। तो एक्स एल इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। दिस इज योर ऑल, बस इतना सा काम था। इसमें भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। वोल्टेज की वैल्यू कितना आएगा, 20 साइन ऑफ ओमेगा टी। एल की वैल्यू तो नहीं, इसमें एक्स एल की वैल्यू डायरेक्ट दे दी होती है, नहीं दी होगी तो आप ओमेगा यहाँ से उठाओगे। ठीक है, ये ओमेगा यहाँ लिखा होता है। तो एक्स एल की वैल्यू लेट सपोज दे दी इस क्वेश्चन में, विच इज़ 4 ओम। तो देखो कितना आएगा, दिस इज योर ई सोर्स वोल्टेज। तो आई नोट आ गया आपका 20 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया 5 एम्पियर। इस 5 को उठा के इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ। π/2 तो हमें पता लग ही गया, इंडक्टर था इसलिए होया। तो फुल इक्वेशन बन गई I इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2। ठीक है, ये बन गया आपकी इक्वेशन। बस इतना ही फाइंड करना था, और कुछ नहीं होता, नथिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसमें आपको ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि बताओ भाई ई आर एम एस क्या है, ई एवरेज क्या है। वो अब आपको पता है क्या होती है, ई आर एम एस इज 20/√2, सिंपल। ई एवरेज इज 2/π ई नोट मतलब 20 दिस। ऐसे ही आपको करंट भी पूछ सकते हैं कि आई आर एम एस बता दो। आई आर एम एस क्या होगा, I0/√2। आई एवरेज क्या होगा, 2/π टाइम्स ऑफ आई नोट इज 5। तो जो भी बनेगा वो आपका आंसर होगा, इतना सा काम। अब आते हैं इसके फेजर डायग्राम पे। अब देखो इसका फेजर डायग्राम क्या है। अगर आप फेजर डायग्राम की बात कर ही रहे हो तो एक बार पहले इसको देख लो। वोल्टेज बिल्कुल साइन का एग्जैक्ट ग्राफ होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो ये जो है वो साइन का बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ है, कोई फेज चेंज नहीं है। इसका मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, कोई इनिशियल फेज नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है। लेकिन इसको देखो जो हमारा आंसर आया है, या फिर इसको देखो जो हमारा आंसर आया है, उसमें देखो पहली बात एम्पलीट्यूड कम है, 20 से 5 हो गया, है ना। ये देखो ये 20 था, ये 5 हो गया। और साथ में क्या देखना है, साथ में देखना है फेज। यहाँ ओमेगा टी था, यहाँ ओमेगा टी में से कुछ कम हो गया, मतलब करंट पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री। तो इसका फेजर डायग्राम यहाँ पे बनेगा, मैंने बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये आ गया, ये बन गया आपका फेजर डायग्राम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी साइन की वैल्यू ये दिख रही है, ये साइन की वेव है, इसका मतलब ये ई नोट है। ठीक है, ई नोट है, इसका मतलब है कि वोल्टेज की बात हो रही है। तो मैं इसको ये लिख देता हूँ ई नोट, ये ई नोट की बात हो रही है। अब देखेंगे करंट कहाँ चल रहा है। तो वहाँ क्या लिखा था, π/2 -π/2, मतलब उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि अगर यहाँ बना के देखें, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो तो क्या लिखा है, साइन का ग्राफ -π/2 से शुरू होगा। इसका मतलब ये साइन 0 है, ये 90 है। तो अगर पीछे को चलाया जाए ग्राफ, तो -π/2 कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो देखो ज़रा
करंट का ग्राफ वैसे ही तो है, दिस इज योर करंट का ग्राफ, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये बन गया आपका ग्राफ। अब आपको याद रखना है, तो अगर आपको नहीं पता लगता है तो देखो क्या होता है, होगा ये कि अगर मैं साइन की वेव बनाता हूँ तो साइन की वेव यहाँ बनेगी ऐसी, ऐसी बनेगी, लेकिन ये रेगुलर चलती रहती है हमेशा, तो पीछे भी तो बनेगी। ये टाइम 0 यहाँ से शुरू हुआ, ये आ गया 90 डिग्री, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले होगा -π/2। ऑब्वियसली अगर एंगल पीछे को घुमाओगे तो नेगेटिव में ही जाएगा, तो ये वो है। तो इसका मतलब है कि करंट की जो इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा फेजर डायग्राम में, वो 90 डिग्री पीछे होना चाहिए, और होना भी चाहिए क्योंकि वो हमारा इक्वेशन में मैथमेटिकली भी आया है। तो 90 डिग्री पीछे का मतलब है कि करंट थोड़ा पीछे रह गया, दिस इज योर करंट आई नॉट। ये बन गया आपका फेजर डायग्राम, ठीक है। अब चाहो तो इसको ज्वाइन करके देख लो, जो यहाँ पे आएगा करंट, ठीक है, वही बिल्कुल सेम जगह पे बनना चाहिए वोल्टेज। थोड़ा सा बिगड़ गया, 90 डिग्री नहीं बना, ठीक है। तो पहले मैं 90 डिग्री बना देता हूँ इसको। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ कहीं आ रहा है, ये बन गया आपका आई नॉट। इसलिए आपको ग्राफ बिल्कुल सही से बनाना है स्केल से। अब मैं इसको जोड़ के देख लेता हूँ, अगर सही बन जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ आना चाहिए ये वाला ग्राफ, बिल्कुल इसके सामने ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ओके। तो ये बन जाएगा, तो एक्चुअली में ये ऐसे बनना था, ये यहाँ आएगा और ये ऐसे चढ़ रहा होगा ग्राफ, तो टेक्निकली ये ग्राफ ऐसा आएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये बिल्कुल एकदम लाइन में एक जगह पे दिखेंगे, सेम टाइम पे दोनों सेम जगह होने चाहिए। तो ये ग्राफ था आपका किसका, इंडक्टर के अक्रॉस वी और आई का ग्राफ। तो ये बन गया आपका ग्राफ, ये फेजर डायग्राम है, इसको अच्छे से याद रखना है आपने। 90 डिग्री बस करंट पीछे दिखाना है। अब ये ज़रूरी नहीं है आप यहीं पे बनाओ, ये फेजर डायग्राम जो आप बना रहे हो उसकी मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं फेजर डायग्राम जहाँ मैंने बनाया वहीं बनाना है आपने। आप चाहो तो ई नोट को यहाँ बना दो ऐसे। तो अगर आप ई नोट को यहाँ बना रहे हो तो आई नोट इससे 90 डिग्री पीछे ही होना चाहिए। तो देखो ये आ गया लगभग 90 डिग्री, और ये पीछे है क्योंकि ई नोट आगे निकल गया, ठीक है। तो ई नोट आगे दिखाना है बस। अब ये भी फेजर डायग्राम है, किसी भी टाइप का हो सकता है, बस एंगल देख लेना 90 डिग्री हो और करंट पीछे हो और वोल्टेज आगे चलती है, बस इतना सा काम है।